वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 आम्ल, क्षारक और लवण उसके जो ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस हैं यानी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। और चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सारी जो वीडियोस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट टू पार्ट आप जो है सारी वीडियोस को देखकर चैप्टर क्लियर कर सकते हो। और अगर आप सारी वीडियोस देख लेते हो तो फिर चाहे वो ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है या एक्सरसाइज क्वेश्चंस है या कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका गिवन है पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 20 पर दिए गए प्रश्न जो है वो हम करेंगे। आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई हैं, इनमें से एक में आश्वित जल। आश्वित जल क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, जो आयन फ्री होता है। डिस्टिल्ड वाटर यानी जो आयन फ्री है, जिसके अंदर आयंस नहीं होते। एंड शेष 2 में क्रमशः अम्लीय तथा क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस विलयन दिया गया हो तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए आपको 3 दिए गए हैं, अम्लीय है, एक में क्षारीय है और एक में आश्वित जल है। लाल लिटमस दिया गया है तो हम कैसे पहचान करेंगे? प्रत्येक प्रश्नावली में लाल लिटमस विलयन की कुछ बूंदे डाल देंगे। पानी वाली प्रश्नावली में लाल रंग जो है वो हल्का हो जाएगा। क्षारीय में क्या होगा? जो लाल रंग है वो क्या हो जाएगा? लाल लिटमस का जो विलयन का रंग है वो क्या हो जाएगा? नीला, क्योंकि क्षारीय जो है वो लाल को क्या करता है? नीला। अम्लीय विलयन वाली प्रश्नावली में लाल रंग जो है वो और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं इजीली कि जो विलयन है वो किस प्रकार जो है कलर देगा। हम यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन को ज्यादा हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम चैप्टर जब मैंने आपको करवाया है वहां पर हमने आपको सारी बातें वहां पर समझाई हैं। अगर हम यहाँ पर ज्यादा डीपली क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है। सो पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 24 पर दिए गए प्रश्न क्या हैं? पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? देखिए पीतल, जिसमें पीतल जो है ये एक मिश्र धातु है और मिश्र धातु किस किस की है? ये कॉपर और जिंक की, ठीक है। और दही और खट्टे पदार्थों में क्या होता है? उसमें विद्यमान जैव अम्ल होते हैं और ये अम्ल क्या है? ये क्रिया करके घुलनशील क्या बना लेते हैं? लवण बना लेते हैं। और जो ये लवण बनते हैं यानी पीतल के साथ ये अभिक्रिया कर जाते हैं क्योंकि इसके अंदर अम्ल है। अम्ल जो है वो घुलनशील जो है लवण बनाते हैं और ये लवण कैसे होते हैं? लवण विषैले होते हैं और ये हमारे जो दही और खट्टे पदार्थ है उनको खाने योग्य नहीं रहने देते। इसलिए पीतल के बर्तन में दही जैसे या खट्टे पदार्थ नहीं डालने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 2, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण द्वारा समझाइए। आप इस गैस की उपस्थिति की जांच कैसे करेंगे? ये हमने आपको चैप्टर जब कराया तो बहुत अच्छे से ये बातें सारी बता रखी हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, जो कि बहुत ही ज्वलनशील गैस है। जिंक और आयरन धातुओं के उदाहरण से इसे समझाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है जिंक का। जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो अभिक्रिया करेगा वो क्या है? जिंक क्लोराइड, ठीक है, लवण बनेंगे और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसी तरह आयरन का एग्जाम्पल भी लिया जा सकता है। लोहा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और फेरस सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस की जांच कैसे करेंगे? हाइड्रोजन गैस जैसे पॉपकॉर्न जब भूनती हैं तब जो फटफट की जो आवाज आती है उसके साथ ये जलती है। अगर आप हाइड्रोजन गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती को लेकर आओगे या माचिस की तिल्ली को लेकर आओगे जलती हुई, तो वो फट की आवाज से जो है उसके अंदर जलेगी, गैस जलेगी। और ये वायु से क्या होती है? हल्की होती है गैस। इसीलिए आपने देखा है कि हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे वो हवा में ऊपर की तरफ जाते हैं क्योंकि ये गैस वायु से हल्की होती है। हाइड्रोजन गैस को साबुन के घोल में गुजारने पर साबुन के क्या बनते हैं? बुलबुले, और जो कि वायु के से हल्के होने के कारण बुलबुले बनते हैं क्योंकि गैस जो है वायु के हल्के होने के कारण ऊपर की तरफ आती है। फटकी आवाज हाइड्रोजन के जलने के कारण होती है जिसमें फिर क्या बनता है? पानी बनता है। सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये क्या फॉर्म कर देगा? वाटर। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या है? जब कोई धातु यौगिक A, ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे बनने वाली गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। तो देखो बच्चों आपको इस तरह से XYZ टाइप क्वेश्चन, ठीक है, XYZ टाइप क्वेश्चंस आपको आते हैं और इसमें आपको कुछ हिंट जरूर दिया हुआ होता है। आपको बस वो हिंट जो है आपको लेना है।
सो इसमें आपको हिंट है, मोमबत्ती को बुझा देती है। यानी कौन सी गैस है जो बुझाने में काम आती है? हम यहीं से लेके चलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होती है। यदि अभिक्रिया में बनने वाला एक यौगिक कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, क्या बन रहा है यहाँ पर? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 इसका फॉर्मूला होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखने हैं। सो देखिए यहां से कि जो बनने वाला यौगिक है वो क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। यानी धातु जो है यौगिक वो एक कैल्शियम का लवण है, क्योंकि इसमें कैल्शियम क्या है? धातु है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है तो क्लोरीन जो है ये क्लोराइड तो वहां से आएगा। अब जलती हुई मोमबत्ती कार्बन डाइऑक्साइड से बुझती है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की A के साथ अभिक्रिया करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अब देखिए कार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक की जो अभिक्रिया है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। यानी A क्या है यहाँ पर? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यहाँ पर क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी और पानी निकल जाएगा। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 27 पर दिए गए प्रश्न है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं? जलीय विलयन में ही ये करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। सो आपको पता है कि अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया है तो आपको पता है यहाँ पर कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इनमें क्या बनते हैं? इनमें हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ आयन, जिनको हम H+ से भी दिखाते हैं। H+ यानी एक्वस यानी जलीय विलयन में, इसलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज ये हाइड्रोजन आयन नहीं बनाते, इसीलिए ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। इसके लिए आपकी बुक में क्रियाकलाप भी गिवन है। नेक्स्ट, प्रश्न 2, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चालन क्यों करता है? तो देखिए विलयन, जो अम्ल का जलीय विलयन है उसमें जो आयन्स उपस्थित होते हैं उनके कारण विद्युत का चालन होता है। विलयन में जो विद्युत चालन है वो किसके द्वारा होता है? आयनों द्वारा। अगर विलयन में आयन है तो विद्युत का चालन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी जो अम्ल का विलयन होगा उसमें H+ आयन बनते हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा, इसीलिए अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 3 है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस होती है, ठीक है, सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती? ये क्रियाकलाप है आपका और वहां से क्वेश्चन है कि HCl गैस सूखे लिटमस पेपर का रंग क्यों नहीं बदलती? तो जब लिटमस पेपर H+ आयन के संपर्क में आता है तभी रंग बदलेगा। ये पॉइंट हम बार बार यहाँ पर आपको बता रहे हैं। H+ आयन तभी उत्पन्न होंगे जब जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है वो पानी के संपर्क में आएगी। जब हाइड्रोक्लोरिक गैस पानी ही नहीं है, यानी ये आर्द्र नहीं है, इसको हमने बिल्कुल शुष्क कर लिया है, तो इसके अंदर आयन से उत्पन्न नहीं होंगे। आयन उत्पन्न नहीं होंगे तो ये अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगी, जिसके कारण ये लिटमस पेपर का रंग नहीं बदलती। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, आम्ल को तनुकृत करते समय ऐसा क्यों कहते हैं कि आम्ल को पानी में मिलाना चाहिए न कि पानी को आम्ल में? तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है। जब हम अम्ल में पानी को मिलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ये एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है, इसमें बहुत मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। और यहाँ पर होगा क्या कि यदि हम अम्ल में पानी मिलाएंगे तो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है, क्योंकि अम्ल ऑलरेडी बहुत गर्म है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ऊर्जा है, और उसके अंदर जैसे ही पानी मिलाया इस प्रक्रिया में और भी ज्यादा ऊर्जा निकली, उससे क्या होगा? वो एकदम से अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण अम्ल बाहर छलक जाता है। जब हम पानी में अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, तो अम्ल ये क्या है? ये भारी होने के कारण क्या हो जाता है? तली में रह जाता है, और पानी अधिक होने के कारण अम्ल के छलकने का डर नहीं होता। साथ ही यहाँ पर एक और मेन पॉइंट है कि जो पानी है उसका तापमान कम है, और इस प्रक्रिया में जो तापमान निकलता है अम्ल और पानी के मिलने से, जो वो ऊर्जा है, ऊष्मा जो निकल रही है, उसको पानी का तापमान जो कम होता है, पानी उस ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, ठीक है। और इसीलिए हमें एक एक बूंद करके अम्ल उसके अंदर मिलाना चाहिए पानी के अंदर, और साथ साथ हिलाते रहना चाहिए ताकि जो ऊष्मा निकल रही है उसको पानी अवशोषित कर ले। और यही कारण है कि अम्ल को तनु करते समय पानी में धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए और विलयन को हिलाते रहना चाहिए। नेक्स्ट, प्रश्न 5, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है? बिल्कुल प्रभावित होगी, क्योंकि हम तनुकृत कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंदर हम पानी जो है उसको पानी के साथ उसकी प्रक्रिया करवा रहे हैं।
जब अम्ल के विलयन को तनुकृत करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है। उसके अंदर जो H+ आयन है, इसके अंदर हम पानी और डालेंगे, तो जैसे अगर हम डालें इसके अंदर, मान लीजिए हमने 1000 ml पानी डाल दिया है, कुछ 10 ml अम्ल लेके, तो पहले तो 10 ml अम्ल है, तो ये क्या है, कैसा है, ये सांद्र है, इसके अंदर H+ की जो सांद्रता है वो ज्यादा है। लेकिन अगर हमने इस 10 ml अम्ल को 1000 ml पानी के साथ इसकी प्रक्रिया करवा दी, तो अब आयतन ज्यादा हो गया, अम्ल के H+ जो है उस 1000 में फैल गए, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या होगा, सांद्रता जो है वो प्रभावित होगी ही, H+ की जो सांद्रता है वो कम हो जाती है। प्रश्न 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिकता से क्षारक घोलते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। तो देखिए इसमें फिर से वही है, उसके अंदर हमने क्षारक और ज्यादा घोल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में, तो उससे क्या होगा, और भी अधिक हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे और उससे जो हाइड्रोक्साइड आयन है उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। यहाँ पर तो सांद्रता कम होगी क्योंकि हम उसमें पानी और मिला रहे हैं। यहाँ पर हम ऑलरेडी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है उसमें और भी ज्यादा क्षारक मिला रहे हैं, तो यहाँ पर हम, यानी आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि मीठा पानी है उसमें और भी ज्यादा शक्कर मिला रहे हो, तो क्या होगा, वो और भी ज्यादा मीठा होगा। यहाँ पर ऑलरेडी मीठा पानी है, उसके अंदर आप जो है और पानी मिला रहे हो, तो उसमें जो है क्या होगा, मिठास कम होगी, यहाँ पर मिठास ज्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ संख्या 31 पर दिए गए प्रश्न देख लेते हैं। आपके पास बच्चों 2 विलयन है, ए और बी। विलयन ए के पीएच का मान कितना है 6, बी के पीएच का मान कितना है 8। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है और इनमें से कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है। काफी इजी क्वेश्चन है। जिस देखिए पीएच जो है 7 है, 7 से नीचे अगर कोई है तो वो कैसा है, अम्लीय है। 7 से ज्यादा पीएच है तो वो कैसा है, वो क्षारकीय है, ठीक है ना। तो यहाँ से पीएच का मान 6 है, यानी वो कैसा है, अम्लीय है, ठीक। और उसी के अंदर H+ की सांद्रता अधिक है, और जिसमें पीएच का मान 8 है वो कैसा है, क्षारकीय है, और उसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है वो कम है क्योंकि वो कैसा है, क्षारकीय है। उसमें हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता जो है वो ज्यादा होगी, हाइड्रोक्साइड आयन्स की सांद्रता उसमें अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए H+ आयन की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो कैसा होगा, अधिक अम्लीय होगा। यानी अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो देखिए सारे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट के हैं। यहाँ पर अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या है, क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, यदि हाँ तो क्षारकीय, यह क्षारकीय क्यों होते हैं। आपको मैंने एक स्केल बताया था, पीएच स्केल, उसमें अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इसमें कुछ जो है इस तरह से वो स्केल था, और यहाँ पर जो पीएच है वो 7 है, ठीक है ना। यहाँ पर पीएच बढ़ती चली गई, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये H+ आयन है, ये यहाँ पर जो है ये H+ आयन है, तो यहाँ पर ये हाइड्रोक्साइड जो है क्या है, आयन्स है। अब इसमें देखिए यहाँ पर H+ की कंसंट्रेशन जो सांद्रता है वो ज्यादा है, इसीलिए ये क्या होते हैं, अम्लीय। और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जो है इनकी सांद्रता ज्यादा है, तो ये कैसे हैं, ये क्षारकीय हैं। लेकिन यहाँ पर आप नोट कीजिए, ऐसा नहीं है कि H+ बिल्कुल 0 है, यहाँ पर 50-50 बराबर बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर H+ हैं लेकिन कम मात्रा में हैं, और वो जो H+ आयन है वो हाइड्रोक्साइड जो आयन है इनसे उदासीन हो जाते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में बचते हैं वो कौन से हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। इसी के कारण यहाँ पर जो भी पदार्थ होगा वो अपना क्षारकीय जो बिहेवियर है वो शो करता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर बिल्कुल 0 है। सो यहाँ पर देखिए अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के विलयनों में H+ आयन होते हैं, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। अंतर यही है कि अम्लों में H+ आयनों की सांद्रता OH जो माइनस आयन है उनकी सांद्रता से अधिक होती है। ये देखिए आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके विपरीत जो क्षारकीय विलयन है उनमें हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता ज्यादा होती है एज कंपेयर टू किसके तुलना में, H+ आयन की तुलना में, इसीलिए वो क्षारकीय बिहेवियर दिखाते हैं, यहाँ पर ये अम्लीय दिखाएंगे। आई होप आपको टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न 4, कोई किसान खेत की किस प्रकार की मिट्टी के लिए बिना बुझे चूने, ठीक है, बिना बुझा चूना कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा चूना कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बिना बुझे में पानी डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, बुझा हुआ हो जाएगा। और चाक यानी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा, ठीक है। अब
क्यों करेगा? क्योंकि इनका नेचर कैसा है? क्षारकीय है। मैंने आपको चैप्टर कराते टाइम भी ये चीजें बता रखी हैं। इनका कैसा है? क्षारकीय। यदि खेत की मिट्टी अम्लीय है, अब हम क्षार कब डालते हैं? जब हमारे पास जो पहले ऑलरेडी पदार्थ है वो अगर अम्लीय है, उसको उदासीन करने के लिए हम क्या डालेंगे? क्षारकीय में जो प्रकृति है ऐसे पदार्थ डालेंगे। सो खेत की मिट्टी अगर अम्लीय है या अम्लीय वर्षा से प्रभावित है, यानी जिसकी पीएच 7 से कम है, तो किसान उस अम्लीय प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या डालेगा? ये सारी चीजें डालेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट 36 पेज पर है क्वेश्चन, यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम। वेरी इजी, विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है ना, Ca कैल्शियम, O ऑक्सीजन, Cl2 क्लोराइड। प्रश्न 2, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 3, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जो कठोर जल को मृदु बनाने के काम आता है। ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसका हम प्रयोग करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3 10H2O। 10H2O क्या है? क्रिस्टलन का जल। प्रश्न 4, यदि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करें तो क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। तो गर्म करें तो क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर्टी के लिए, इसी गुण धर्म के कारण इसको किचन में यूज किया जाता है, पकोड़े बनाने में या केक बनाने में, पेस्ट्री बनाने में। सो सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करेंगे, सोडियम कार्बोनेट बनेगा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न 5, प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। सो देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 ½ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट। ठीक है, एक पानी का जो अणु है उसके साथ 2 कैल्शियम सल्फेट के अणु जो है वो जुड़े होते हैं, और हम यहाँ पर जो है एक ही कैल्शियम सल्फेट का अणु दिखा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हाफ लिख देते हैं। सो इसके साथ अभिक्रिया होगी, पानी के बीच अभिक्रिया होगी। सो हाफ वाटर मॉलिक्यूल जो पानी का अणु है वो जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? जिप्सम, CaSO4 2H2O। सो जो POP है, POP से जिप्सम बनता है, और जिप्सम को अगर हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये जो है POP बन जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर इसका कंट्रोल होना जरूरी है। 373 केल्विन से अगर ज्यादा गर्म कर देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर ये डेड हो जाएगा। ठीक है, ये जो हाफ वाटर मॉलिक्यूल है ना, पानी का अणु, ये भी उड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। इसको हम डेड जो है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, यानी एक तरह से जला हुआ प्लास्टर, ये बोलते हैं डेड प्लास्टर। ठीक, तो इसको हम टेम्परेचर कंट्रोल करके ही POP फॉर्म करते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई जो है क्वेश्चन नहीं समझ आता तो कमेंट करके पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे।